तब मुझे आग लग जाती है दिल में कि शायद हमारे समाज में अब किसी जीती जागती बहन से ज्यादा कीमत टेलीविजन की हो गई है। और जब से ये कीमतें लगना शुरू हो गई हैं, तब से आप देखिए अखबारों में कोई दिन बाकी नहीं जाता जब दहेज के लिए किसी की हत्या न होती है। और अब स्थिति बहुत भयावह हो गई है। अब तो ये पता चल जाए कि गर्भ में पलने वाली बेटी है तो पहले ही एम्नियोसेंटेसिस कराओ और साफ कर दो। गर्भ में से बाहर आ जाए, पैदा हो जाए, उसके बाद मारे तो हत्या है, और गर्भ के अंदर ही मार दें तो एबॉर्शन। ये अजीब कानून है इस देश में कि गर्भ से बाहर निकले कोई बच्चा, उसकी करें तो हत्या, और गर्भ के अंदर अगर हम मार दें तो एबॉर्शन। और मैं गारंटी से कहता हूं आपसे, आप इसको देख लीजिए, मैंने मेरे शहर में सर्वे किया, जितने एबॉर्शन के केसेस होते हैं उनमें 99% केसेस बच्चियों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, क्योंकि बच्ची है गर्भ में, इसलिए इसको मार दें। उसके नतीजे जानते हैं क्या हो रहा है? एक बाजू में दहेज हत्या के लिए मार रहे हैं, दूसरे बाजू में एबॉर्शन के पहले एबॉर्शन कराओ और लड़कियों को खत्म कर दो। धीरे धीरे हिंदुस्तान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती जा रही, और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान में 1000 भाइयों पर 500 बहनों की संख्या रह जाएगी। आप जरा कल्पना करिए कि इस समाज का होगा क्या, कौन सी बास्टर्ड सोसाइटी में हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं। और हमने कुछ अजीब परिभाषाएं बनाई हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है, हमको किसी ने बताया है कि पुराने जमाने में लड़कियों की हत्या कर देते थे तो हम उनको राक्षस मानते हैं। आज के जमाने में ये जो सफेद सफेद चोगा पहनकर डिग्रियां लेकर जो बच्चियों की हत्या करते हैं उनको हम डॉक्टर कहते हैं, वो राक्षस नहीं है। और अगर यही चलता रहेगा तो आप इस समाज को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, 2 निवेदन करने आया हूं। एक तो ये कि इस देश को जो लूट रहे हैं इससे इस देश को बचाइए, और इस देश की लूट से इस देश को बचाने का काम आप ही करोगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं करने वाली हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो देश बेचने में लगे। देश बचेगा कैसे? मैं आपसे छोटे छोटे कुछ निवेदन करने आया हूं कि आज के बाद आप यहां से फैसला करके जाइए कि मेरे घर में पेप्सी या कोका कोला आएगा नहीं। इस देश के लाखों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और मेरे घर में मेरे बच्चे पेप्सी और कोका पिएंगे, इससे बड़ा नेशनल क्राइम कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप फैसला करिए, आपके घर में कॉलगेट, क्लोजअप, सिबा का फॉरहंस आएगा नहीं। हमारे देश में जो स्वदेशी नीम का दातुन है, बबूल का दातुन है, वो हम खरीदेंगे, वो करेंगे। देश का पैसा देश के बाहर नहीं जाने देंगे। हमारे घर में लक्स, लिरिल, लाइफ बॉय, रेक्सोना आएगा नहीं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के साबुन है। हमारे बच्चे बाटा, एडिडास का जूता पहनेंगे नहीं, गांव का मोची जो जूता बनाता है वही हम पहनेंगे। और मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करने आया हूं, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि इस देश को बचाना है तो सबसे पहला काम अपने अपने घर से विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, इनका माल खरीदना बंद कीजिए। दुश्मन से जब लड़ाई लड़ते हैं तो दुश्मन की सप्लाई लाइन सबसे पहले काटते हैं। ये सप्लाई लाइन हमारे घरों से बनी हुई है, हम हमारे घरों में विदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं और पैसा इनको जाता है। वो पैसा देना बंद करिए और इस देश में स्वदेशी लाइए। और स्वदेशी में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, टाटा, बिरला, डालमिया स्वदेशी है नहीं, ये भूल कभी मत कीजिएगा। मेरे लिए स्वदेशी है नीम का दातुन, मेरे लिए स्वदेशी है अगर मेरे गांव में कोई साबुन बनता है वो, मेरे लिए स्वदेशी है मेरे गांव में बनता है कोई जूता वो, मेरे लिए स्वदेशी है खादी का कपड़ा बनता है वो। मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि जो मेरे सबसे नजदीक बनता है और मेरे भाई को रोजगार देता है वो स्वदेशी है। वो परिभाषा आप तय करिए। तो अपने गांव में जो बनता है, मेरे शहर में जो बनता है वो मैं खरीदूंगा। ये बड़े टाटा, बिरला, डालमिया भी स्वदेशी नहीं है, क्योंकि ये रोज विदेशी कंपनियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, रोज कोलैबोरेशन कर रहे हैं। टाटा ने अपने आप को बेच दिया हिंदुस्तान लीवर को, पार्ले ने अपने आप को बेच दिया कोका कोला को, जिलेट को बेच दिया ये आपके भारत मल्होत्रा प्रोडक्ट्स वालों ने अपने आप को। 30 बड़े घराने मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर कर चुके। तो वो कब विदेशी हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, और विदेशी कंपनियों के साथ लूटने में उनको भी कुछ हिस्सा मिले, यही उनकी कोशिश चल रही है। तो ये स्वदेशी कभी हो नहीं सकते। स्वदेशी माने सादगी, स्वदेशी माने जो मेरे गांव के नजदीक बनता है, मेरे आदमी को रोजगार देता। स्वदेशी माने जिसका पैसा देश के बाहर नहीं जाता। तो एक तो आप अपने अपने घर से स्वदेशी सामान खरीदने का संकल्प लें, और दूसरा निवेदन मैं आपसे करने आया हूं कि इस देश को सांस्कृतिक आक्रमण से बचाएं, अपने अपने घर का टेलीविजन बंद करें। ये ताकत आपके हाथ में है, इसके लिए देवेगौड़ा से पूछने की जाने की जरूरत नहीं। हाँ,
और इसके लिए आप ये कहो कि राजीव भाई पार्लियामेंट से कोई कानून पारित हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। आपके घर में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, हिम्मत करिए और ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने में कोई ताकत नहीं लगती, मन का संकल्प चाहिए बस। और अगर आप बंद कर देंगे तो आपके बच्चे बंद कर देंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर में बैठ के टीवी देखें और बच्चों से आप कहें कि भाई तुम मत देखो, ये नहीं चलने वाला। आप बंद करिए, आपके बच्चे बंद कर देंगे। तो ये टीवी बंद हो जाएगा तो आप कहोगे समय बचेगा, और वो समय बचेगा उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सामयिक करिए, प्रतिक्रमण करिए। आपको कहने वाले बड़े बड़े गुरुदेव हैं, समय बचाइए तो कुछ धर्म के काम करिए। और सबसे बड़ा धर्म का काम क्या है? पड़ोसी के घर में जाइए, उसके दुख दर्द पूछिए। हमने पड़ोसी के घर जाना बंद कर दिया, पड़ोसी हमारे घर नहीं आता। एक दूसरे के घर जाने का जो रिश्ता बनाया हुआ था समाज को, जिस पर टिका हुआ था, वो टूट रहा है। और वो पड़ोसी के घर जाना आप तभी शुरू करोगे जब आपके पास समय बचे। तो टीवी बंद करिए, उसमें से समय बचेगा। और एक आखिरी निवेदन और, अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में मत भेजिए। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, जानते हैं यूरोप में किन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा था? यूरोप में वर्षों वर्षों एक बड़ी परंपरा रही है, अनाथ बच्चे होते हैं, मम्मी पापा हैं फिर भी बच्चों को छोड़ देते हैं। वहां है सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से यूरोप में ये परंपरा है बच्चों को एबेंडन छोड़ने की। अभी कुछ कम हुई है, 14वीं 15वीं शताब्दी तो भयंकर परंपरा है। तो जिन बच्चों के मम्मी पापा का पता नहीं होता है, उन बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल वहां खोले जाते हैं। और हम क्या करते हैं? मम्मी पापा जिनके हैं वो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में गए। माने अपने मम्मी पापा के रहते हुए अपने बच्चों को क्यों अनाथ बना रहे हैं? हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बच्चा जब अंग्रेजी सीख जाएगा तो बड़का विद्वान हो जाएगा। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा है नहीं। कोई भी देश ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने अंग्रेजी भाषा में सब कुछ करके तरक्की की हो। 2 देशों के उदाहरण तो मैं दे सकता हूं जिनको मैंने देखा। फ्रांस, इतना जबरदस्त उस देश ने, यूरोप के शब्दों में कह रहा हूं, मैं मेरे शब्दों में नहीं कहता, हालांकि मैं मानता नहीं कि उन्होंने कोई तरक्की और विकास किया, लेकिन अगर यूरोप के शब्दों में, संदर्भों में देखें तो फ्रांस ने बहुत तरक्की की है, बहुत विकास किया। पूरे फ्रांस में अंग्रेजी में पढ़ाते नहीं बच्चों, फ्रेंच में ही पढ़ाते। जापान में जाइए, छोटे बचपन से लेकर और हायर एजुकेशन तक सब जापानीज में पढ़ाया जाता है। जर्मनी में जाइए, बचपन से मातृभाषा जर्मन है। इटली में जाइए, मातृभाषा इटालियन। हॉलैंड में जाइए, मातृभाषा डच है। किसी भी देश में जाइए, लैटिन अमेरिका के देशों में जाइए, वहां भी अंग्रेजी नहीं है मातृभाषा में। दुनिया में अंग्रेजी नाम की मातृभाषा तो कुछ जमा 4, 5 या 6 या बहुत तो 10 देशों में, इससे ज्यादा है नहीं। और जिन देशों में अंग्रेजी वाली भाषा है उनकी कोई तरक्की हो नहीं रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जितने टॉपर्स निकल रहे हैं पिछले 10 साल से, वो सब नॉन अंग्रेजी वाले हैं। ये ध्यान रखिए, पिछले 10 सालों में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स पैदा हुए कोई भी अंग्रेजी वाला नहीं। और दूसरे देशों में भी यही हालत। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे मन में कि अंग्रेजी सीख जाएगा बच्चा तो उसकी कुछ तरक्की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बिना अंग्रेजी के बहुत आगे गए हैं और बहुत तरक्की की है। जापान, फ्रांस या जर्मनी, ऐसे तमाम उदाहरण। तो ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी ही पढ़ेगा तो हमारे बच्चे का विकास होगा। बच्चे का सबसे अच्छा विकास तब होता है जब वो मातृभाषा में पढ़ता। अगर गुजराती आपकी मातृभाषा है तो गुजराती में पढ़ाइए, मराठी मातृभाषा है तो मराठी में पढ़ाइए, अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं। और ये अंग्रेजी में पढ़ाने का सिस्टम मैकॉले ने इस देश में शुरू किया, वो गुलाम बनाने के लिए था। तो हम आजादी के बाद अपने बच्चों को जानबूझकर गुलाम बनाने के लिए और मम्मी पापा के रहते हुए जानबूझकर अनाथ बनाने के लिए, बराबर याद रखिए, कॉन्वेंट स्कूल माने अनाथ बच्चों का स्कूल। यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल वही होते हैं जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। तो अनाथ बच्चे नहीं है हमारे, मम्मी पापा के बच्चे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को मत भेजिए। उससे ये जो अंग्रेजियत की संस्कृति आ रही है बच्चों में, ये बंद हो जाएगी। इस अंग्रेजियत की संस्कृति से नफरत है। अंग्रेजों से शायद उतनी नफरत हमको नहीं हो सकती जितनी अंग्रेजियत से है। और वो अंग्रेजियत से इसलिए नफरत है कि सारी दुनिया का नाश करने वाली है वो संस्कृति, राक्षसी संस्कृति है। उसमें कुछ मानवीयता के तत्व है नहीं, इंसानियत के तत्व है नहीं। तो 2-3 बातें मैंने कही हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। घर घर में स्वदेशी,
अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए, इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने न तो वोट मांगा और न आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत जरूरत है। आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने एक जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा अपनी डायरी में। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूँ मेरे दिल में आग लग जाती। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था? क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदल जाता। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे और हम करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है। और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए। वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की।